A very good morning, students. My name is Dr. Pooja, और मैं on behalf of Bansal Academy welcome you all in 75 most probable concept series for CSIR Net Life Sciences. तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि हमने ये जो 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स उठाए हैं फ्रॉम दी CSIR नेट लाइफ साइंसेज सिलेबस, और इन 75 जो सबसे ज़्यादा जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्ट बी और पार्ट सी में से, हमने उनको क्लब करके एक कॉन्सेप्ट सीरीज बनाई है। और इस कॉन्सेप्ट सीरीज में हम अश्योर करेंगे आपको कि बाय द एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जो भी टॉपिक आपको अच्छे से समझाया जाएगा। वी अश्योर यू कि वो टॉपिक बाय द एंड, चाहे वो टॉपिक की डिटेल हो, इसके बाद हम एक टेस्ट सीरीज का भी लेक्चर्स जो है वो बनाएंगे, जिसमें इन्हीं टॉपिक्स में से या फिर इनसे थोड़े से और जो अलग टॉपिक हैं जो हमने यहाँ पे इस 75 सीरीज में नहीं कंबाइन करे, उन टॉपिक्स में से एक टेस्ट सीरीज की भी वीडियोस जो है वो हम अपलोड करेंगे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिसको कि आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टेलीग्राम ग्रुप। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बंसल एकेडमी की बहुत सारी जो है वो इधर टेस्ट सीरीज हो गई, या फिर आपको नोट्स हो गए टाइम टू टाइम, या फिर वीडियो लेक्चर्स जो है उनके लिंक्स हो गए, पीडीएफ जो है वो शेयर की जाएंगी, प्लस नोटिफिकेशंस भी फॉर द डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट जो कि एलिजिबल है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिनको कई बार क्या है वो नोटिफिकेशन स्किप हो जाती है। तो यहाँ इस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके उन सारी की सारी अपडेट्स को जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको टाइम टू टाइम जितनी भी नेट CSIR लाइफ साइंसेज की जो सीरीज है, चाहे कोई कॉन्सेप्ट है जिसको डिटेल में यहाँ समझाया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो डाउनलोड हमारी जो ऑफिशियल ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है विद लाइव स्कोर। आप जैसे ही कोई टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाता है, अगर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, तो आप उस ऐप में उस टेस्ट सीरीज को जो है वो उस टेस्ट सीरीज को वहां पे जाके आप अपने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और साथ के साथ ही आपको जो है वो स्कोर मिल जाएगा, जिससे आपको सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगी कि आपका ये जो टॉपिक है वो कितना प्रिपेयर्ड है। सो इन सभी चैनल्स के थ्रू, इन सभी ऑप्शंस के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने ऑफलाइन हमारी अकेडमी को ज्वाइन करना है, तो वो भी अवेलेबिलिटी है। जो यहाँ नंबर आपके पास दिया गया है, आप उस नंबर पे यहाँ कॉल कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस नेक्स्ट लेक्चर को, अपने इस सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के यूनिट को उठाया है नेट CSIR लाइफ साइंसेज के सिलेबस में से, और आप सब जानते हैं कि ये जो सिलेबस है, ये जो यूनिट है इस सिलेबस का, कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनके ये एज सच ये जो यूनिट है इटसेल्फ, इट इज वेरी लेंथी और बहुत वास्ट है। तो कई बार क्या है, स्टूडेंट्स पहले तो पढ़ लेते हैं उसको, लेकिन आयन टाइम पे जब वो टाइम बहुत कम रह जाता है प्रिपरेशन का और एग्जाम डेट पास आ जाती है, तो क्या है, वो यूनिट में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं। तो हमने जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के उन जो इम्पोर्टेंट जो सिलेबस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको उठा के क्लब किया है इस 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट सीरीज में, ताकि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एट द एंड अगर आप एक बार यहाँ से भी गो थ्रू हो जाएंगे, सो आपको जो है वो कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट में से पूछा गया, तो वी अश्योर यू कि यू आर एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन प्रॉपरली। ठीक है। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम, ये पिछले ही लेक्चर सीरीज का, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि हमने जो टॉपिक शुरू किया है दैट इज ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। और ड्रोसोफिला जो डेवलपमेंट है, ये खुद अपने आप में ही एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये एक ही लेक्चर में जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लेक्चर फिर बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सो दैट आपको भी समझने में ये चीज जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल, वो समझने में इजी हो जाए अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पिछला जो पार्ट हमने डिजाइन किया था दैट वाज जस्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको ये पता चल जाए कि ड्रोसोफिला की बेसिक मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, डेवलपमेंटल फेजेस में उसके क्या क्या चेंजेस आते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि कौन सी जीन्स जो है, क्योंकि देखो ड्रोसोफिला क्या है, ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है, और इंसेक्ट को अगर आप एक एडल्ट इंसेक्ट को देखो, तो उसकी बॉडी में सेगमेंटेशन है। ईच एंड एवरी सेगमेंट जो बना है, हेड है, थॉरिक्स है, एब्डोमेन है, इन सब सेगमेंट्स को जो एक्सप्रेस करने के लिए जो जीन्स हैं, दे रिस्पॉन्सिबल जीन्स जो हैं,
किस तरीके से काम करती है। इवन अगर हमने सिंपल एक्सेस की बात भी करनी है, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस की बात करनी है, या बॉडी के सेगमेंटेशन की बात करनी है, इधर दो वी टॉक अबाउट दी साइड्स, अगर हमने डोर्सल और वेंट्रल साइड की बात भी करनी है, मींस एक्सेस से रिलेटेड ही लेफ्ट साइड, तो वी कैन लाइक इट्स लाइक कि कोई ना कोई जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर करेक्टर, ठीक है। तो इसलिए हमने फर्स्ट पार्ट को सिर्फ एक बेसिक और इंट्रोडक्टरी रखा था, जिसमें हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया था कि एक्चुअली कितनी टाइप की जीन्स हैं और वो किस तरीके से कंट्रोल करती हैं ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट को, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है, एक्चुअल डेवलपमेंट जो है, वो यहाँ हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें। एडल्ट तो एक बार जो बन गया कैरेक्टर्स, वो तो फिर उसके जो कैरेक्टर्स हैं दे आर टिल द डेथ, वो कैरेक्टर्स उसके साथ हैं। लेकिन एग जब फर्टिलाइज हो जाता है, टिल द टाइम इट टेक बर्थ, उस टाइम पीरियड तक जो डेवलपमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, ह्यूज नंबर ऑफ चेंजेस आर लाइक आर विटनेस्ड इन दी केस ऑफ ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। इतने ज्यादा चेंजेस होते हैं, क्यों? क्योंकि कहाँ एक फर्टिलाइज्ड सिंपल एग है, उससे आपकी बॉडी की कंपार्टमेंटलाइजेशन होनी है, हेड रीजन अलग है, थॉरक्स रीजन अलग है, देन एब्डोमेन रीजन अलग है, प्लस जो एडिशनल स्ट्रक्चर्स बनने हैं इन तीनों सेगमेंट्स में से कैसे निकलते हैं वो स्ट्रक्चर्स, और कौन सी जीन्स उन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वी विल डिस्कस दोज इन दी पार्ट 2। तो हम वन बाय वन करेंगे। अगेन वी हैव बाइफर्केटेड दिस यूनिट इनटू 3-4 लेक्चर्स। तो ये कंप्लीट ड्रोसोफिला का जो डेवलपमेंट है, ये हमारे करीब 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट 2 ऑफ ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पे अगेन जो जिस एक्सिस की बात करने वाले हैं, तो ये ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट, लेकिन जिस टॉपिक को हम करने वाले हैं, दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ, या anterior and the posterior axis formation of what? Axis formation in case of ड्रोसोफिला। तो हम यहाँ पे जो है वो ड्रोसोफिला की ही बात करेंगे, उसी की ही डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे दो एक्सिस की बात कर रहे हैं। कौन सी? एक है हमारे पास एंटीरियर और दूसरी है हमारे पास पोस्टीरियर। ये एंटीरियर और जो पोस्टीरियर एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, ये हम बात करेंगे इन केस ऑफ द ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, ठीक है। और डेवलपमेंट जब हम बोल रहे हैं तो इट मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। इससे पहले की चीजें जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दी फर्टिलाइजेशन, कैसे इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होते हैं। इवन फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में भी दी एग जो है वो थोड़ा बहुत पोलैरिटी को जो है वो डिस्टाइन कर देता है। हमने माइक्रोपाइल एंड पढ़ा था, और उस माइक्रोपाइल एंड में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कैसे एग कंट्रीब्यूट करता है कि कौन सा एंटीरियर कौन सा पोस्टीरियर एंड बनेगा, ठीक है। स्पर्म की एंट्री माइक्रोपाइल एंड से ही होती है, और वो कौन सा एंड बनेगा, स्पर्म को पुश किया जाता है टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड, और फिर वहां जहाँ पे एग जो है या oocyte है वो प्रेजेंट है इन द पोस्टीरियर साइड, इन फ्यूचर वो ऑटोमेटिकली पोस्टीरियर साइड ही बनेगी ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। हमने फर्टिलाइजेशन को पिछले लेक्चर में देख लिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू आवर यूट्यूब चैनल, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उसका लिंक जो है वो शेयर किया जा चुका है। देन उसके बाद हमने सेकंड, हमें पता है कि देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है? क्लीवेज, दैट इज डिवीजन, क्योंकि एक अकेला जब सिंगल जाइगोट बनता है, दैट इज एक सिंगल सेल। अब इस सिंगल सेल को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बनना, तो ऑटोमेटिकली इट हैज टू डिवाइड। हमने क्लीवेज भी डिस्कस कर ली है इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। सिंकाइशियल जो है वो क्लीवेज होती है, ठीक है। सिंसीशियल कह लो, सिंकाइशियल कह लो, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस। तो सिंकाइशियल जो है वो सुपरफिशियल क्लीवेज होती है, और सिंकाइशियल ब्लास्टुला बनता है या ब्लास्टोडर्म बनती है। उसके बाद सुपरफिशियल क्लीवेज के बाद देन फिर हमें पता है कि उसके बाद देखो क्लीवेज शुरू हो गई, तो फिर जो है वो बारी आती है गैस्ट्रुलेशन की, जिसमें जर्म लेयर्स की हम बात करते हैं। 3 जो जर्म लेयर्स हैं, बेसिक जर्म लेयर्स, वो बनती है बॉडी के अंदर, ठीक है। वंस दीज 3 जर्म लेयर्स यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म जो है वो बनना शुरू होती है, उसके बाद फिर रीअरेंजमेंट चलता है ऑफ वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, एंड फाइनली जो है फिर चलता है एक्सिस फॉर्मेशन, एंड दैट एक्सिस फॉर्मेशन इज एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी। और दूसरा क्या है? डॉर्सल और वेंट्रल। ये भी तो एक्सिस ही है, डॉर्सल वेंट्रल और इंटीरियर पोस्टीरियर, ये 2 तरह की पोलैरिटीज चलेंगी इन केस ऑफ एक्सिस फॉर्मेशन, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में होता है बॉडी की सेगमेंटेशन। बॉडी की सेगमेंटेशन इनटू 3 डिफरेंट रीजन, हेड है, थॉरक्स है और एब्डोमेन है, ठीक है।
ये 3 रीजन्स में बॉडी की सेगमेंटेशन। और हाँ, हमने पढ़ा था कि हेड जो है उसमें जो है वो सबसे प्रॉक्सिमल रीजन पे होता है, बिल्कुल ऊपर, उसके बाद थॉरक्स आता है। थॉरक्स में भी हमने 3 रीजन पढ़े थे, T1, T2 और T3, यानी कि जो थॉरक्स है वो आगे 3 रीजन्स में डिवाइड होता है, जिसको हम अब आगे जब वो कंप्लीटली बन जाता है हम उसको प्रो, मीजो और मेटाथॉरक्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एब्डोमेन। एब्डोमेन में यूजुअली इंसेक्ट्स के केस में 6 to 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं, यहाँ पे 8 एब्डोमिनल सेगमेंट है। तो जो एब्डोमेन भी है वो भी आगे फर्दर बाइफरकेटेड होगा इनटू दी 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हेड के ऊपर अगर हम बात करें तो हेड में भी जो है वो एक जो एडिशनल स्ट्रक्चर ऊपर होता है उसको हम एक्रोन बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन हम पढ़ेंगे। और लास्ट जहां पे एब्डोमिनल सेगमेंट खत्म होता है वहां जो है वो टेल्सन होता है, जिसको हम टेल रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो हेड जो है, हेड के ऊपर जो है वो हेड का फेस कह सकते हैं या हेड का एंटीरियर मोस्ट पोर्शन कह सकते हैं। एंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द हेड, सबसे ऊपर वाला जो टिप है, दैट इज नोन एज एक्रोन, ठीक है। इसके लिए इन दोनों के लिए देयर इज अ रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन जिसको हम टॉर्सो प्रोटीन बोलते हैं। आगे इसको पढ़ते हैं इन डिटेल, बट चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, ठीक है। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पोलैरिटी ऑफ द ड्रोसोफिला एग आफ्टर द फर्टिलाइजेशन या फिर डेवलपमेंट के टाइम पे। और रिस्पॉन्सिबल जीन्स जो है इसके लिए, ये जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? मैटरनल जीन्स जो है वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। इन एडिशन टू दीज मैटरनल जीन्स, दो अलग टाइप की जीन्स भी होते हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक इंपॉर्टेंट रोल थोड़ा बहुत ये भी प्ले करते हैं। वन ऑफ द जीन इज स्ट्रोफियन एंड अनदर वन इज द ऑस्कर जीन। अब यहाँ मैटरनल जीन हमने पिछले लेक्चर में एक टेबल की फॉर्म में सारी जीन्स को डिस्कस मतलब जरा सा मैंने नाम बताया था और कैटेगराइजेशन बताई थी। तो यहाँ आज आपको जब हम वन बाय वन करेंगे तो आपको नाम जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी जीन्स हैं, लेकिन हम एक एक करके पढ़ेंगे तो हमें जो है वो उसका अच्छे से जो उसका इफेक्ट है वो भी पता चल जाएगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस जीन की वो भी पता चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं मैटरनल जीन्स में कौन सी 4 जीन्स हैं जो मेजरली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एक्सिस। तो फर्स्ट जीन जो है दैट इज द हंचबैक जीन, ये हो गई हमारे पास पहली जीन। दूसरी जीन जो है वो हमारे पास आती है बाइकॉइड जीन। थर्ड जीन जो है दैट इज द नैनोस जीन। और फोर्थ जीन है कॉडल जीन। तो ये वो 4 मेजर कंट्रीब्यूटिंग जीन्स हैं जो कि क्या डिजाइन करती हैं या क्या एक्सेस करती है कि हाँ एक्सेस फॉर्मेशन में जो है वो ट्रूली या सबसे मेजरली कंट्रीब्यूट करती हैं। और वो एक्सेस फॉर्मेशन जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सी है? वो है एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। आगे चलो हम देखते हैं वन बाय वन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन में। तो ये जो मैटरनल जीन्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। मैटरनल जीन्स नाम से पता चल रहा है, मतलब वो जो जीन जो डायरेक्टली मदर से आ रही है, लेकिन मदर में भी कहाँ से? ये मैटरनल जीन्स जो है वो ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड होती है कहाँ में? oocytes में, इवन बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पे कि इसको फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजेशन से पहले ही oocyte में ये मैटरनल जीन्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर चुकी होती हैं। एक्सप्रेस करने के बाद जो 2 मैटरनल mRNA जो है वो ऑलरेडी जो प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से हैं जो अपने आप को जो है वो oocyte में बिफोर फर्टिलाइजेशन ही अगर हमें देखने को मिल जाते हैं इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, दोज आर बाइकॉइड एंड नैनोज। ये दोनों बाइकॉइड और नैनोज जो है ये ऑलरेडी ही oocyte में बिफोर फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 2 जीन्स या फिर mRNA है ये इन फ्यूचर, इन लेटर फ्यूचर जब डेवलपमेंट चल रही है और एक्सिस फॉर्मेशन डिटरमिन होनी है, तो ये दोनों के दोनों जो है बाइकॉइड और नैनोस एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस को रिस्पेक्टिवली डिटरमिन करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब बाइकॉइड एंटीरियर और नैनोस जो है वो पोस्टीरियर पोलैरिटी के लिए, ठीक है। अब बाइकॉइड के जो mRNA है, दीज बाइकॉइड mRNA आर, हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन से पहले ही। तो फर्टिलाइजेशन से पहले अगर हम oocyte का स्ट्रक्चर देखें तो oocyte के स्ट्रक्चर में क्या है? नर्व सेल्स होते हैं। ये नर्व सेल्स जो हैं, दीज नर्व सेल्स दे सिक्रीट दीज mRNA, बाइकॉइड mRNA बिफोर द फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले ही इन्होंने oocyte के अंदर इन बाइकॉइड एमआरएनए को सिक्रीट कर दिया है। तो नर्व सेल्स जो है ओवरी की ये डिपॉजिट कर देते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द oocyte। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रोसोफिला oocyte इन इट्स फॉलिकल। ठीक है, ये वो एग है विच इज वेटिंग फॉर द फर्टिलाइजेशन, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन का, और ये नर्व सेल है, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, दिस इज द oocyte। इस oocyte के साइटोप्लाज्म में बाइकॉइड एमआरएनए पहले से ही प्रेजेंट होगा। सिक्रीट कौन कर रहा है? सिक्रीट कर रहे हैं नर्व सेल्स। ठीक है, तो नर्व सेल्स ने ऑलरेडी बाइकॉइड एमआरएनए को सिक्रीट कर दिया। चलिए अब हम एग के चैम्बर को अंदर से देख लेते हैं। इसके केस में अगर हम देखें, इस डायग्राम को देखें, तो यहाँ पे क्या है, ये वही आपकी फॉलिकल सेल्स की बाहर बनी हुई एक मेम्ब्रेन है। इफ वी टॉक अबाउट, दीज आर दी नर्व सेल्स जो हमने अभी पढ़ा है, ये नर्व सेल्स है हमारे। ठीक है, नर्व सेल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देन इफ वी टॉक अबाउट कि oocyte, दिस इज द एग विच इज वेटिंग फॉर द फर्टिलाइजेशन। oocyte के अंदर एग है एंड देन दिस इज द oocyte। अब यहाँ जो है ये है बाइकॉइड एमआरएनए, किसने सिक्रीट किया है? दीज आर सिक्रीटेड बाय द नर्व सेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट नर्व, अब देखो बाइकॉइड जो वो शिफ्ट हो गया इस तरफ को, it is being secreted towards the posterior side by the nerve cells। इसको posterior side की तरफ को शिफ्ट किया जाता है। लेकिन नैनोज की अगर हम बात करें तो वो जो है वो नैनोज सिक्रीट, तो वो भी नैनोज का एमआरएनए भी सिक्रीट किया जा रहा है फ्रॉम द नर्व सेल्स ओनली। लेकिन नैनोज का जो एमआरएनए है दैट इज सिचुएटेड इन द इंटीरियर साइड। बट लेटर ऑन डेवलपमेंटल पीरियड पे, जब तक मीनवाइल जब फर्टिलाइजेशन शुरू होती है और डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो क्या होता है, ये नैनोज का एमआरएनए जो है वो माइग्रेट कर जाएगा किस तरफ? नैनोज का माइग्रेट कर जाएगा एमआरएनए टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड, while the bicoid mRNA जो है वो माइग्रेट कर जाएगा टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड। इसका रीजन भी है why it is been shifted toward this side and why it is shifted toward this side, because in future जो है वो बाइकॉइड एमआरएनए जो है वो एग की पोलैरिटी में या फिर फर्टिलाइज्ड oocyte की पोलैरिटी में एंटीरियर साइड की पोलैरिटी को डिटरमिन करता है, और नैनोज जो है वो पोस्टीरियर साइड की पोलैरिटी को या एक्सेस फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। तो चलिए हम डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि हाउ द इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एक्सिस आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशन, डिफरेंट जीन्स एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ जो है अगर हम इस साइड की बात करें, ये जो है दिस इज द सिचुएशन बिफोर द फर्टिलाइजेशन, और अगर हम इधर की बात करें दिस इज द आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो चलिए पहले बिफोर फर्टिलाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सो बिफोर फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखो इस साइड आपको शो किया गया है कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द लो रीजन टू द हाई रीजन। ठीक है, यहाँ क्या शो कर रहे हैं? हाई रीजन, लो रीजन। ये हमने जो है वो मान ली है एंटीरियर साइड। अभी तक ये फेट डिसाइडेड नहीं है, बट अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड मान के चल रहे हैं। दिस इज द पोजीशन ऑफ द oocyte, पोजीशन इन द oocyte, एंड हाउ दीज mRNA molecules are distributed before the fertilization। अभी ये जीन्स जो है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं हुई है, लेकिन हाउ दीज 4 जीन्स, कौन कौन सी जीन्स थी जो हमने अभी डिस्कस की हैं? हंचबैक, बाइकॉइड, नैनोज और कॉर्डल, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज इन द एग चैम्बर बिफोर द फर्टिलाइजेशन। देखिए चलिए हम बात करते हैं पहले बाइकॉइड जीन की। तो अगर हम बाइकॉइड को देखें तो इफ यू लुक एट बाइकॉइड, ऑलरेडी ही बिफोर फर्टिलाइजेशन एंटीरियर साइड पे अगर देखो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज्यादा है ना? ज्यादा, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है। ठीक है, और दूसरी तरफ पोस्टीरियर साइड में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है नैनोज की। जब बन रहे थे तब उल्टा था, जब एक्सप्रेस हो रही थी तब नैनोज इस तरफ था, बाइकॉइड का एमआरएनए इस तरह। लेकिन जैसे ही ये बन जाते हैं इमीडिएटली नर्व सेल इनको पुश कर देते हैं, नैनोज एमआरएनए इधर आ जाएगा, बाइकॉइड एमआरएनए एंटीरियर साइड में आ जाता है, क्योंकि एक्चुअली इन्होंने नैनो बाइकॉइड ने जो है वो एंटीरियर साइड को डिपिक्ट करना है और जो नैनोज है उसने पोस्टीरियर साइड को। जबकि हम बात करें दूसरी दोनों एमआरएनए की, हंचबैक और कॉर्डल की, इसकी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो हाई है दोनों की, लेकिन अगर आप इसकी यूनिफॉर्मिटी देखो तो टिल स्टार्टिंग फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, हंचबैक को देख लो एक ही जैसा है, हाई ऑलवेज, एंड थ्रू आउट जो है वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। और कॉर्डल की देखो
तो कॉडल भी जो है वो थ्रू आउट जो है बिफोर फर्टिलाइजेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर हम यहाँ इनका रोल देखें तो इतना क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि हंचबैक और कॉडल क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता चल रहा है अभी। क्यों? क्योंकि वो तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे के सारे उस साइड में। हाँ, नैनोज और बाइकॉइड जो है वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से प्रेजेंट है। इट मीन्स हमें थोड़ा सा आइडिया पहले लग जा रहा है बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि बाइकॉइड और नैनोज जो है वो मेटरनल oocyte में पहले ही जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं, नर्व सेल सिक्रीट करते हैं। नाउ इमीडिएटली व्हाट हैपन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन हो गई। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? अब क्या है, एमआरएनए जो है वो एक ट्रांसलेशन हो गया है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो गया है। नाउ दीज हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड, जो एमआरएनए मॉलिक्यूल थे वो फुली फंक्शनल प्रोटीन्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। तभी हमने यहाँ एमआरएनए नहीं लिखा। व्हाट वी हैव रिटन? वी हैव रिटन प्रोटीन्स। और अब नीचे अगर देखो तो हम इसको क्या लिख रहे हैं? पोजीशन इन अर्ली एम्ब्रियो, मतलब फर्टिलाइजेशन शुरू, फर्टिलाइजेशन खत्म हो गई है, डेवलपमेंट शुरू हो गई है। और यहाँ क्या था? अभी वो oocyte फॉर्म में ही था, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। अब यहाँ पे हम प्रोटीन्स की कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। हमने कहा था कि जब एंटीरियर साइड पे अगर हम बाइकॉइड की कॉन्सेंट्रेशन को देखें तो वो बहुत हाई होती है, तो यहाँ हाई है। इट मीन्स बाइकॉइड का मेजर रोल हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल गया। जिस साइड बाइकॉइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट विल बी दी एंटीरियर साइड, और उल्टा जिस साइड नैनोज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी वो क्या बन जाएगी? हमारी पोस्टीरियर साइड। ठीक है, अब यहाँ देखो जो सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हंचबैक और कॉडल में। यहाँ इन प्रोटीन्स को क्या हो रहा है कि ये प्रोटीन जो है वो हंचबैक, पहले क्या था? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलवेज हाई थ्रू आउट दी oocyte। इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब प्रोटीन का एक्सप्रेशन शुरू होता है तो क्या है, हंचबैक की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एंटीरियर रीजन में तो हाई होगी, एंटीरियर रीजन में तो हाई है, लेकिन पोस्टीरियर रीजन तक पहुंचते पहुंचते हंचबैक की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्लाइन कर गई है। तो हंचबैक ऑलवेज हाई इन दी एंटीरियर साइड। इट मींस हंचबैक और बाइकॉइड ये दो प्रोटीन्स हो गई जो कि एंटीरियर साइड को डिटरमिन करती है, वाइल ऑपोजिट नैनोज और कॉडल की देखो यहाँ पे, कॉडल की पोस्टीरियर साइड हाई है लेकिन एंटीरियर में आते आते उसकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम हो गई है, जस्ट लाइक नैनोज। तो कॉडल और नैनोज ये कंट्रीब्यूट करते हैं, हाई है इन दी पोस्टीरियर साइड और कंट्रीब्यूट करेंगे इन दी पोस्टीरियर साइड डिटर्मिनेशन। सो दिस इज दी ओवरऑल, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा होपफुली कि ये जो चार प्रोटीन्स हैं हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर फर्टिलाइजेशन, क्या सिनेरियो था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरीके से ये प्रोटीन्स जब एक्सप्रेस करके एक्सेस की फॉर्मेशन को डिटरमिन करती है एंटीरियर और पोस्टीरियर। हंचबैक बाइकॉइड एंटीरियर, कॉडल और नैनोस पोस्टीरियर साइड। ठीक है, चलिए इसको एक और डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये और सिंप्लीफाइड सा तरीका है, वही चीज है जो पीछे ग्राफ के फॉर्म में था, बट नाउ इट इज बीन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एग। एग का शेप है और यहाँ क्या शो कर रहा है, यहाँ पे एक ग्रेडियंट की फॉर्म में शो किया जा रहा है इनको। देखो हम क्या कह रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी सेड कि जब फर्टिलाइजेशन हो गई है और जो डेवलपमेंट शुरू हो गया है तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें बाइकॉइड और हंचबैक की एंटीरियर साइड बहुत हाई होती है और कॉडल और नैनोज की पोस्टीरियर साइड बहुत हाई होगी। तो इफ वी टॉक अबाउट इन दिस डायग्राम, देखो दिस इज द एंटीरियर साइड व्हाट वी आर सपोजिंग। ठीक है, लेकिन ये हमने अपनी मर्जी से नहीं है, इस चीज को जो है वो साइंटिफिकली भी प्रूव किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द पोजीशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द विच टू जीन्स, द हंचबैक एंड द बाइकॉइड। इन हंचबैक और बाइकॉइड जीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है इन द केस ऑफ एंटीरियर साइड। इफ यू लुक एट द ग्रेडियंट, देखो यहाँ कितना ज्यादा ब्लू कलर है, दिस ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बाइकॉइड एंड द हंचबैक। और ये क्या जो है वो कौन से सेगमेंट्स को डिटरमिन करने में हेल्पफुल होती हैं? दे आर हेल्पफुल इन डिटरमिनिंग द हेड एंड थॉरिक्स, क्योंकि हेड और थॉरिक्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हेड एंड थॉरिक्स आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी। उल्टा अगर आप देख लो फिर ग्रेडियंट, अगर इसी का ग्रेडियंट आप देखो, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कितना डार्क ब्लू है, लेकिन धीरे 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 इफ यू लुक एट हियर, दिस इज द प्लेस वेयर द पोजीशन, द
कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट डिक्लाइनिंग, यहाँ पे लाइट हुआ लाइट हुआ लाइट हुआ, फिर एकदम ही खत्म हो गया, मीन्स मूविंग टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड हंच बैक और बाइक्वाड, ये कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल लो या फिर ऑलमोस्ट जीरो हो गई। ठीक है, यानी कि ये प्रोटीन्स जो है वो दोनों के दोनों, इनका जो एक्सप्रेशन है इन दी पोस्टीरियर साइड, इट इज कंप्लीटली इनहिबिटेड। अब इनहिबिट कौन करता है? इनहिबिट करती हैं ये दो प्रोटीन्स, कौन सी? कॉर्डल एंड नैनोज। कॉर्डल और नैनोज इफ वी लुक एट, ये थोड़ा सा स्लाइट ऑरेंजिश कलर या पीच कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इनका ग्रेडियंट। इफ यू लुक एट द पोस्टीरियर साइड, तो पोस्टीरियर साइड में कौन सा सेगमेंट बनता है बॉडी का? पोस्टीरियर साइड में एब्डोमेन बनता है। यहाँ देखो कलर कितना डार्क है, बट इफ वी लुक एट इट्स ग्रेडियंट या जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को देखें तो ये मॉर्फोजन ग्रेडियंट्स की तरह बिहेव करता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या कर रहा है, देखो यहाँ बहुत डार्क है, फिर धीरे 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 लाइट होता होता यहाँ बिल्कुल खत्म। इट मीन्स कि यहाँ हाई थी कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ हाई से जाते जाते इधर बिल्कुल लो हो गई है या फिर बिल्कुल जीरो हो गई है। और यू कैन से कॉर्डल और नैनोज प्रोटीन्स जो है वो अपने आप को यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, नॉट एबल टू एक्सप्रेस, या फिर एक्सप्रेशन जो है वो इनकी कंप्लीटली बंद हो जा रही है। कहाँ? एंटीरियर साइड पे। किसकी वजह से? बाइक्वाड और हंचबैक की वजह से। ठीक है, तो ये जो आपको साइन दिया गया है, नैनोज और कॉर्डल जो है वो बाइक्वाड और हंचबैक को इनहिबिट करते हैं एक्सप्रेशन, किस तरफ? पोस्टीरियर साइड। और बाइक्वाड और हंचबैक विल नॉट अलाउ द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉर्डल एंड नैनोज इन दी एंटीरियर साइड, यानी कि ये एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं अपने अपने टेरिटरी में। हंचबैक और बाइक्वाड चाहेंगे कि वो ही यहाँ पे फुल्ली एक्सप्रेस हो, तभी एंटीरियर साइड बनेगी, तभी हेड और थॉरेक्स बनेगा। और नैनोज और कॉर्डल यहाँ सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन अ हाई कॉन्सेंट्रेशन, सो दे विल नॉट अलाउ द एक्सप्रेशन ऑफ द बाइक्वाड एंड द हंचबैक इन द पोस्टीरियर साइड। ठीक है, जिसकी वजह से वो रीजन जो है वहां उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से पोस्टीरियर और सेगमेंट बन जाएगा हमारा एब्डोमेन। ठीक है, सो दीज आर द साइन ऑफ इनहिबिशन। तो ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं। चलिए हम एक एडल्ट फ्रूट फ्लाई की बॉडी में देख लेते हैं। देखो यहाँ बहुत क्लियरली आपको दिखाया गया है कि विच पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग द विच पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस इज द हेड रीजन। ठीक है, ये जो पोर्शन है इमीडिएटली बिलो द हेड इज द थॉरेक्स रीजन। एंड जो लास्ट वाला रीजन बच गया आपके पास, ये क्या है हमारा? दिस इज द एब्डोमेन रीजन। अब हम अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो हेड और थॉरेक्स यहाँ तक जो है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, या किस जीन की एक्सप्रेशन ज्यादातर होगी या हाई कॉन्सेंट्रेशन में है? वो है हंचबैक एंड बाइक्वाड। लेकिन अगर एब्डोमिनल रीजन में देखें तो किन दो जीन की सबसे ज्यादा जो है वो कॉन्सेंट्रेशन होगी? दैट इज नैनोज एंड कॉर्डल। दे आर एक्सप्रेस्ड फुल्ली इन दी पोस्टीरियर साइड। तो एब्डोमेन क्या है? एब्डोमेन इज दी पोस्टीरियर साइड, यू ऑल नो, एंड यू कैन वेरी इजीली सी इन दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो। ये एडल्ट का डायग्राम है, फुल्ली फॉर्म्ड एडल्ट। इसमें एब्डोमेन का है पोस्टीरियर साइड, हेड और थॉरेक्स जो है वो एंटीरियर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है बाइक्वाड एंड हंचबैक। तो चलिए दिस इज दी, अगर हम और अच्छे से देखें कि किस तरीके से जो मेटरनल एमआरएनए है बिफोर फर्टिलाइजेशन कैसे एक्सेस अपनी एक्सप्रेशन को दिखा रहे हैं इन द केस ऑफ द oocyte। सो यहाँ क्या है, देखो ये oocyte है, दिस इज द एग। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो ऑलरेडी वी आर सेइंग कि मेटरनल जीन्स है या मेटरनल एमआरएनए जो है एंड प्रोटीन्स ऑफ द एग इज गोइंग टू डिटरमिन द एक्सेस ऑफ द बॉडी, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। तो बाइक्वाड की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप यहाँ देखो तो इट इज हाई इन वेयर रीजन, एंड नैनो जो एमआरएनए है वो किस तरफ है? दैट इज प्रेजेंट इन द posterior side in a high concentration, which is represented with the color blue. ठीक है, एंड दिस इज प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड विद द कलर रेड। सो इट इज बाइक्वाड एमआरएनए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है इंटीरियर रीजन में, एंड दिस इज द नैनोज जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पोस्टीरियर रीजन में बहुत ज्यादा है, एंड दिस इज द न्यूक्लियस व्हिच इज वेटिंग फॉर द गेटिंग फर्टिलाइज्ड बाय द एंट्री ऑफ द स्पर्म। अगर आप देखो तो ये क्या है? दिस इज द माइक्रोपाइल, द पोजीशन फ्रॉम वेयर द स्पर्म विल एंटर।
तो यही चीज मैंने आपको अभी बताई है, उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि जो बाइकॉइड के एमआरएनए है दे आर लोकेटेड टू दी एंटीरियर पोर्शन। हम बात किसकी कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दी अनफर्टिलाइज्ड सिचुएशन। और नैनोज एमआरएनए जो है वो पोस्टीरियर रीजन में होते हैं। ये है सिचुएशन बिफोर द फर्टिलाइजेशन, बिफोर द डेवलपमेंट स्टार्ट। और हंचबैक और कॉर्डल जो एमआरएनए है वो थ्रू आउट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और दैट टू इन अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट दी oocyte, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन और हाई। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है ये जो एमआरएनए है वो ट्रांसलेट हो जाएंगे किसमें? प्रोटीन में। क्यों? क्योंकि देखो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो oocyte, देखो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ही जब प्रोसेस चल रहा है oocyte अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी प्रोटीन्स, बहुत सारे एमआरएनए जो है वो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैज टू बी स्टार्टेड? डेवलपमेंट शुरू होनी है। तो डेवलपमेंट के लिए ये प्रोटीन्स चाहिए, अपनी अपनी जगह पे चाहिए, तभी तो पोलैरिटी डिस्कस होगी, तभी तो पोलैरिटी एक्सिस फॉर्मेशन डिटरमिन होगा। और इतना लंबा टाइम पीरियड तो इसके पास होता ही नहीं है। 9 दिन में एडल्ट बन जाता है फर्टिलाइज्ड एग से अगर हम स्टार्ट करें, और टोटल 21 दिन का इसका लाइफ स्पैन है टिल डेथ। तो सब कुछ फटाफट चाहिए। तो जैसे फर्टिलाइजेशन हुई ये एमआरएनए जो है वो ट्रांसलेट हो जाएंगे किसमें? प्रोटीन्स में। अब प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स वी नो दैट जो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फॉर द इंटीरियर पोस्टीरियर पैटर्निंग इन केस ऑफ द ड्रोसोफिला, वो एग में ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एग या फिर oogenesis के टाइम पे ले डाउन हो जाती है। और बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? एमआरएनएस, नैनोस, कॉर्डल, हंचबैक और बाइकॉइड। ठीक है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई ये सारे के सारे एमआरएनए ट्रांसलेट होके प्रोटीन्स बना देंगे, और फिर वो जो है वो मैटरनल इफेक्ट जीन्स जो है, दीज मैटरनल इफेक्ट जीन्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेस फॉर्मेशन, यानी कि पोलैरिटी को डिटरमिन करने में। और फिर इनकी डिफरेंशियली जो लोकलाइजेशन है, क्यों? क्योंकि बाइकॉइड, हंचबैक ये एंटीरियर साइड में ज्यादा रहेंगे, नैनोज और कॉर्डल जो है वो पोस्टीरियर साइड पे ज्यादा रहेंगे, इसकी डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। एंड दैट्स हाउ द एक्सेस इज जी इज डिटरमिन्ड इन केस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रोसोफिला। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 और जीन्स बोली थी, और वो 2 जीन्स जो थी वो कौन थी? ऑस्कर थी वन ऑफ द जीन, एंड द सेकंड वाज द स्टूफिन। तो ऑस्कर और जो स्टूफिन है ये एंटीरियर, ऑस्कर क्या है? ऑस्कर एक एंटीरियर मैटरनल जीन है, लेकिन ये ट्रैवल कर जाती है किस साइड को? पोस्टीरियर साइड पे। थी वो एंटीरियर जीन एंटीरियर साइड पे थी, लेकिन विद टाइम, विद द पीरियड ऑफ टाइम इट ट्रैवल्स टू द पोस्टीरियर साइड ऑफ द egg and helps in the determination of the posterior side, helping the other gene which is nanos. स्टूफिन की बात करें तो स्टूफिन इटसेल्फ एक पोस्टीरियर मैटरनल जीन है। वो कहां से आती है? इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम दी फॉलिकल सेल्स। ठीक है। एग के जो फॉलिकल सेल्स हैं उनसे सिक्रीट की जाती है। और इसका काम क्या होता है स्टूफिन का? स्टूफिन का काम है कि ये नैनोस को होल्ड करके रखे, किस तरफ? पोस्टीरियर एंड में ही, ताकि नैनोस की कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज हाई रहे, किस साइड? पोस्टीरियर साइड में। तभी तो एक्सिस बन पाएगी। अगर नैनोस वहां से हिल के इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो प्रॉपर जो है वो पोस्टीरियर साइड नहीं बन पाएगी। ठीक है। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ द ऑस्कर एंड द स्टूफिन। अब अगर हम बात करें बाइकॉइड की, तो बाइकॉइड क्या कर रहा है? एक साइड वो रिप्रेसर का काम कर रहा है, एक साइड एक्टिवेटर। एक्टिवेटर वो किसके लिए काम कर रहा था? एक्टिवेटर वो काम कर रहा है हंचबैक के लिए, क्योंकि हंचबैक क्या है? बाइकॉइड और हंचबैक दोनों एंटीरियर एक्सिस को डिटरमिन करते हैं। तो बाइकॉइड इसको तो फेवर करेगा, लेकिन नैनोस को जो है वो इनहिबिट करता है। नैनोस को रिप्रेस करेगा, इसको एक्टिवेट करता रहेगा, इसको हेल्प करेगा ताकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज हाई रहे इन दी एंटीरियर साइड। जबकि इसको अलाउ नहीं करेगा वो नैनोस को कि वो इस तरफ आ भी जाए, इस तरफ एक्सप्रेस भी हो जाए। वो करेगा कि ये वहीं की वहीं रहे जहां ये पोस्टीरियर साइड पे। इट विल इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ नैनोस इन द इंटीरियर साइड व्हाइल इट helps in the expression of the, या it act as an activator of the hunchback mRNA। ठीक है। तो कॉर्डल और नैनोस के लिए ये एक इनिबिटर की तरह काम करता है, और हंचबैक के mRNA के लिए ये एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है, बाइकॉइड। चलिए, दिस इज ऑल्सो दी एक ग्रेडियंट जो मैंने आपको अभी बताया कि हाउ दी जो 4 मेजर ये जो जीन्स हैं ये कैसे ग्रेडियंट वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पोस्टीरियर है, फिर एंटीरियर सिस्टम में है, फिर टर्मिनल एंड डॉर्सोवेंट्रल। हम अभी
टर्मिनल्स की तो चलो बात कर लेंगे हम, जिसमें हम टेल्सन और एक्रोन पढ़ेंगे, लेकिन जो डोर्सल और वेंट्रल है उसको अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हम ऑल टुगेदर एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबल जीन्स उसके लिए अलग है, ठीक है। तो जो टॉर्सो है, और अगर हम बात करें जो टॉर्सो प्रोटीन है, टॉर्सो प्रोटीन जो है वो दो रीजन्स को डिटरमिन करने में हेल्प आउट करती है, दैट इज एक्रोन और टेल्सन यानी के टेल। एंड मीन्स कि ये जो है वो पोस्टीरियर साइड पे एक्रोन हेड के ऊपर होता है, एक हेड कैप की तरह कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर यहाँ देखो पोस्टीरियर साइड किसका ग्रेडियंट ज्यादा है, नैनोज का। एंटीरियर साइड किसका ग्रेडियंट ज्यादा है, बाइक्वाइड का। और जो टॉर्सो है विच इज दी काइंड ऑफ अ प्रोटीन, टॉर्सो प्रोटीन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखो तो दोनों टर्मिनल्स पे, एक्सट्रीम टर्मिनल्स पे, इसका कोई ग्रेडियंट नहीं है। इफ यू लुक एट हियर, देखो देयर इज नो ग्रेडियंट कि यहाँ ज्यादा है फिर ज्यादा होते 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 फिर कम हो गया है, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ होते 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 कम हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इनका ग्रेडियंट तो है, इसका कोई ग्रेडियंट नहीं। इट इज कंप्लीटली सिचुएटेड एक्सट्रीमिटीज में, बिल्कुल पिन पॉइंट जो टिप्स है उनमें सबसे ज्यादा हाई। इसी वजह से हेड कैप या फिर हेड फेस और टेल को डिटरमिन करने के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है क्या, दी डोर्सो प्रोटीन, ठीक है। यानी कि टॉर्सो प्रोटीन जो हो गई है, वो टॉर्सो प्रोटीन क्या है, इट इज प्रेजेंट इन दी हाई कॉन्सेंट्रेशन। वो कौन सी साइड पे, टर्मिनल्स में। और टर्मिनल्स में वो किस चीज को डिपिक्ट करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो स्ट्रक्चर्स बनते हैं एक्रोन यानी कि फेस और दी टेल्सन। अब यहाँ देखो, दिस इज द इंसेक्ट, ये ड्रोसोफिला की ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, हम ऐसे ही मैंने इसको रफली ड्रॉ किया है इनटू 4 5 कंपार्टमेंट्स में आपको समझाने के लिए। So this is the interior, this is the posterior side. If we look at, this is the acron, body की division देख रहे हैं, this is the head, acron के immediately नीचे, इसको हम head cap भी बोल सकते हैं या फिर face भी कह सकते हैं। Then comes the head, उसके बाद thorax आता है, फिर abdomen, और लास्ट में जो सबसे लास्ट abdominal segment होता है उसमें एक additional structure बनता है, that is known as telson, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, tail कहते हैं। अब अगर आप यहाँ देखो, responsible proteins for the acron and the टेल्सन, देखो टेल्सन और एक्रोन के लिए क्या है, टॉर्सो प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, दोनों साइड। तो क्या है, टॉर्सो प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एंटीरियर टर्मिनल पे भी ज्यादा होगी, पोस्टीरियर टर्मिनल पे भी ज्यादा होगी, तभी उससे टेल्सन जो बन गया। हाँ, ये बात एक चीज माइंड में रखनी है, अगर एंटीरियर साइड टॉर्सो की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो बनाएगा एक्रोन, अगर पोस्टीरियर साइड टॉर्सो प्रोटीन की एक्सप्रेशन ज्यादा होगी तो वो बनाएगा टेल्सन यानी कि टेल। तो डिपेंडिंग अपॉन दी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन प्लेस कौन सी है वो मैटर कर रही है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पे भूलनी नहीं है और निग्लेक्ट भी नहीं करना इस चीज को। यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस चीज को अच्छे से समझ लें। देखो, है एक ही प्रोटीन है, कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही साइड इसकी ज्यादा है, बोथ साइड इट इज वेरी हाई, लेकिन हम ये चीज देख रहे हैं कि एक्रोन बन रहा है एक साइड टेल्सन बन रहा है। वो किस वजह से बन रहा है, क्योंकि जो टेल्सन है, इफ यू लुक एट दी टॉर्सो प्रोटीन जब एंटीरियर साइड में ज्यादा होगी तो बनेगा एक्रोन हेड फेस। अगर बने होगी पोजीशन हाई टुवर्ड्स दी पोस्टीरियर एब्डोमिनल सेगमेंट, बिल्कुल टेल में, तो क्या है, यानी कि एक्सट्रीमिटीज में जो बिल्कुल टर्मिनल्स हैं वहां पे अगर एंटीरियर साइड है तो एक्रोन, पोस्टीरियर टर्मिनल पे हाई है टॉर्सो प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या बनेगा हमारा, हमारा बनेगा टेल या फिर टेल्सन, ठीक है। सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस। आई होप आपको ये चीज पता चल रही है कि हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं यहाँ पे पर सेगमेंट, कौन सा प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर पा रही है, कौन सी प्रोटीन, और डिपेंडिंग अपॉन दैट ये कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक्रोन के बाद इमिडिएटली नीचे आ रहा है हमारा हेड रीजन। अब अगर हेड में देखें तो दो जो फुल्ली एक्सप्रेस्ड जीन्स हैं वो कौन सी है, वन इज द हंचबैक प्रोटीन एंड द अनदर प्रोटीन इज द बाइक्वाइड प्रोटीन। इन दोनों प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगी, हेड में सबसे ज्यादा।
Then moving ahead to the second segment of the body, and that is what? That is thorax. तो thorax की अगर हम देखेंगे concentration कौन सी प्रोटीन की ज्यादा है, वो है बाइकॉइड एट द हंचबैक. हमने पहले कहा था कि एंटीरियर रीजन में हमें जो दो रीजन्स जिनकी डिटर्मिनेशन जो है वो होने के बाद, या जब हम प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी प्रोटीन ने कौन सा सेगमेंट बनाना है. तो हेड और थॉरेक्स ये दोनों के दोनों जो है वो क्या बना रहे हैं, दीज आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एंटीरियर रीजन. और इन दोनों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है वो कौन सी है, बाइकॉइड हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई, हंचबैक. ठीक है. अब मूविंग अहेड टू दी सेकंड, हेड भी हो गया, थॉरेक्स भी हो गया. थॉरेक्स के इमीडिएटली नीचे क्या था, एब्डोमेन है. एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन के केस में कौन सी प्रोटीन आ जाएंगी हमारे पास, एब्डोमेन के केस में हमारी आ जाएगी प्रोटीन कॉर्डल और नैनोज. इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी. ठीक है. यानी कि पोस्टीरियर रीजन का कंट्रीब्यूटिंग जो सेगमेंट्स हैं वो क्या है, वो है एब्डोमेन. ठीक है. और एब्डोमेन में किस प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी या फुली एक्सप्रेस होगी, वो है कॉर्डल और नैनोज. ठीक है. कॉर्डल और नैनोज अपने आप को फुली एक्सप्रेस करेंगी इन दी पोस्टीरियर रीजन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द एब्डोमिनल सेगमेंट. आपने इसको इस तरीके से समझना है. ठीक है. और एक्सट्रीमिटीज का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टेल्सन या टॉर्सो प्रोटीन अगर नीचे वाली साइड ज्यादा है तो वहां टेल बनेगी, ऊपर वाली साइड है ज्यादा तो क्या बनेगा, एक्रोन. ठीक है. अब अगर हम बात करें, देखो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि बाइकॉइड है, हंचबैक है और कॉर्डल प्रोटीन. बाइकॉइड, हंचबैक और कॉर्डल प्रोटीन्स जो हैं, इनके जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसके थ्रू फिर फर्दर mRNA बनेगा, वो एक्ट करते हैं कैसे, एक्चुअली क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं. दे एक्ट एज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, प्लस दे एक्ट एज एन मॉर्फोजन ऑल्सो. तो मॉर्फोजन ऑल टुगेदर एक बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था इन केस ऑफ द वल्वा इंडक्शन ऑफ द सी एलिगन. उसमें मॉर्फोजेंस को हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था. दीज आर दी एक्चुअली प्रोटीन हैं जो ग्रेडियंट वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. जिस साइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, अकॉर्डिंग टू दैट द स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, whatever the structure they are responsible for. ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं. आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ आ गई है कि हाउ द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एक्सिस इन केस ऑफ द ड्रोसोफिला इट इज फॉर्म्ड, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन्स हैं, एक बार फिर देख लेते हैं. हंचबैक, कॉर्डल, बाइकॉइड, नैनोज, ये चार मेजर प्रोटीन्स हैं. पहले mRNA के फॉर्म में है, मीन्स दे आर नॉट बीन ट्रांसलेटेड. इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे आर ट्रांसलेटेड, और कॉन्सेंट्रेशन में देयर इज द सडन चेंज. इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये प्रोटीन्स में बन गई हैं. प्रोटीन्स में क्या है, हंचबैक और बाइकॉइड एंटीरियर साइड ज्यादा होती हैं, और कॉर्डल जो है और नैनोज है वो पोस्टीरियर साइड पे ज्यादा होंगी. ठीक है. मीनवाइल ऐसा नहीं है कि इनका काम सिर्फ अपनी अपनी जगह पे अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होना है, प्लस ये दूसरी प्रोटीन को भी एक्सप्रेस होने से रोकती है. जस्ट लाइक कि बाइकॉइड जो है वो नैनोज और कॉर्डल को इनिबिट करेगी कि आगे नहीं आना तुमने, और जो नैनोज और कॉर्डल है वो बाइकॉइड और हंचबैक को जो है वो इनिबिट करता है. दिस प्रोसेस जो है वो वाइस वर्सा की तरह ही चलेगा. ठीक है. तो नैनोज जो है वो रिप्रेसर की तरह काम करेगा बाइकॉइड और हंचबैक की, तुमने पीछे आके एक्सप्रेशन नहीं देनी है अपनी. ठीक है. तो चलिए ये हो गया हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन, कैसे ये बनती है एक्सिस, हाउ दे आर फॉर्म्ड, कौन कौन से सेगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से सेगमेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल जीन के एक्सप्रेशन से बनते हैं. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक म्यूटेशन केसेस को. अब ये म्यूटेशन केसेस हमने यहाँ पे इसलिए लिए हैं क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो नेट CSR के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन क्या है कि ये केसेस को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है वहां पे कि अगर यहाँ पे ये केस है तो क्या आगे इसका एंड रिजल्ट होगा.
तो चलिए यहाँ पे हम केस जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी, क्योंकि हम हमेशा म्यूटेशन का केस जो है वो कंपेयर करेंगे विद दी नॉर्मल टाइप ऑफ एम्ब्रियो, जिसको हम वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें फर्स्ट केस के अंदर, तो फर्स्ट केस में क्या है, नॉर्मल एम्ब्रियो है वाइल्ड टाइप, जिसमें पांचों सेगमेंट्स बन रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किए। फर्स्ट हेड कैप, हेड कैप इज एक्रोन, हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन, टेल्सन, यही होता है कंप्लीट एक एम्ब्रियो में। सबसे एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटीज में हमें पता है टॉर्सो प्रोटीन की वजह से एक्रोन और टेल्सन बनेगा। यहाँ पे बनता है बाइक्वाइड और हंचबैक की वजह से हेड और थॉरिक्स, और एब्डोमेन बनेगा कॉर्डल, और ये चीज हम पढ़ चुके हैं, कॉर्डल प्लस नैनोज। ठीक है, और ये किससे बन रहा है, हमें पता है हंचबैक और प्लस बाइक्वाइड, ये चीज हो रही है। सेम यहाँ पे भी, ठीक है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अप्रोप्रिएट है अपनी अपनी जगह पे। और ये किससे बन रहा है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द टॉर्सो प्रोटीन, ये भी टॉर्सो प्रोटीन से बन रहा है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब अगर हम केस देखें, फर्स्ट केस है अगर म्यूटेशन हुई और बाइक्वाइड जीन को डिग्रेड कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ अ यूवी रेज, म्यूटेट हो गई है बाइक्वाइड जीन, तब क्या होगा। अब कॉर्डल और नैनोज की एक्सप्रेशन को रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो थ्रू आउट जो पूरे के पूरे रीजन में है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फुल्ली एक्सप्रेस होगा। यहाँ भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। जिस प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन जहां जिस रीजन में ज्यादा होगी, दैट रीजन विल बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दैट। अब यहाँ क्या है, कॉर्डल प्लस नैनोज, ये दोनों क्या है, ज्यादा है हर जगह, तो क्या रीजन बनता है इनकी वजह से, एब्डोमेन। तो क्या बनेगा, टेल्सन और टेल्सन। ये देखो एक और चीज, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट आ गया। अब एक्रोन जो था, टॉर्सो प्रोटीन जो थी, क्यों, क्योंकि क्या हो गया है, इट हैज ऑल्सो बीन, देखो अगर यहाँ पे बाइक्वाइड और नैनोज होती तो एक्रोन बनना तो टॉर्सो प्रोटीन से था, लेकिन टॉर्सो प्रोटीन की जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाती है ऑल टुगेदर बाय द प्रेजेंस ऑफ बाइक्वाइड एंड द हंचबैक। लेकिन अब यहाँ क्या आ गया है, यहाँ पे अब बिल्कुल वैसे वाली कॉर्डल और नैनोज आ गई है, तो ऑटोमेटिकली जहां जहां कॉर्डल और नैनोज होंगी उसका एक्सप्रेशन along with the टॉर्सोप्रोटीन विल बी चेंज्ड, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे भी, टेल्सन। एक्रोन बनेगा ही नहीं, चाहे टॉर्सोप्रोटीन है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि एडजेसेंट क्या है, उसको लगेगा टर्मिनल भी है, और टर्मिनल पे एडजेसेंट पोजीशन पे कौन सी प्रोटीन ज्यादा है, नैनोज है और कॉर्डल है, और नैनोज और कॉर्डल तो हमेशा पोस्टीरियर साइड पे ज्यादा होते हैं, इसलिए टॉर्सो प्रोटीन की एक्सप्रेशन ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी और वो क्या बनाएगा, टेल्सन बना देगा। अपार्ट फ्रॉम व्हाट इट हैज टू फॉर्म, उसने तो क्या बनाना था, उसने तो एक्रोन बनाना था, लेकिन साथ में क्या चाहिए था, हंचबैक और बाइक्वाइड, तभी उसको पता चलता ना। अभी तो देखो फेट यहाँ पे डिसाइड ही नहीं हुआ था, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन से डिसाइड किया जाता है जीन की एक्सप्रेशन से, लेकिन जैसे ही पता चला उसको यहाँ पे तो कॉर्डल और नैनोज है, तो वो ऑटोमेटिकली टॉर्सो प्रोटीन क्या बनाएगी, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन हैज बीन चेंज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कॉर्डल एंड नैनोज, और उसने क्या बना दिया, टेल्सन। चलिए दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या है, अगेन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, अब हमने क्या था, इसी केस को हम देख रहे हैं कि हमारे जो बाइक्वाइड थी जो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी थी विद द हेल्प ऑफ द यूवी रेज, ठीक है, या फिर म्यूटेट कर दिया गया था बाइक्वाइड के एमआरएनए को, तो अब क्या किया गया, अब हमने बाइक्वाइड एमआरएनए इंजेक्ट कर दिया एंटीरियर पार्ट में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर दिया गया है बाइक्वाइड एमआरएनए। तो जैसे ही बाइक्वाइड एमआरएनए को आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाएगा, वो भी किस तरफ, वो भी एंटीरियर साइड पे, तो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली अपनी अपनी एक्सप्रेशन बन जाएगी, हेड भी बन गया है, थॉरिक्स भी बन गया। अब यहाँ देखो इमीडिएटली क्या बन गया यहाँ पे, एक्रोन, यानी कि जैसे ही बाइक्वाइड एमआरएनए यहाँ आया, बाइक्वाइड एमआरएनए आते ही द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्सो प्रोटीन इट हैज चेंज्ड,
और उसने बना दिया एक्रोन, हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन और टेल्सन। इज दिस क्लियर? चलिए मूविंग अहेड टू दी थर्ड केस। अब यहाँ पे क्या कर दिया है हमने, वही जिसमें हमने बाइक्वाइड को म्यूटेट किया हुआ है, बाइक्वाइड जीन इज बीन म्यूटेटेड, और बाइक्वाइड म्यूटेटेड जो एम्ब्रियो था जिसमें क्या बन रहा था, टेल्सन एब्डोमेन, एब्डोमेन टेल्सन, उसमें हमने बाइक्वाइड को इंजेक्ट किया तो है, लेकिन इंजेक्ट किया है हमने कहाँ पे, मिडिल पार्ट। तो क्या बनेगा, जो हेड है वो कहाँ बन जाएगा, सेंटर में। दोनों रीजन्स क्या बनाएंगे, टेल, टेल, और सेंटर में क्या बन जाएगा, हेड। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या आ गया, बाइक्वाइड, और बाइक्वाइड जहां होगा वहां नैनोज अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। बाइक्वाइड एक्ट एज एन रिप्रेसर फॉर द नैनोज, तो उसको वो एब्डोमेन भी नहीं बनाने देगा। भाई तू कैसे बना लेगा एब्डोमेन? तो क्या बनेगा वहां पे, टेल, हेड, टेल। ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ ऑलरेडी टेल्सन ने एक्सप्रेस कर दिया था, इसलिए जो है वो चेंज नहीं हुआ फेट ऑफ द एडजेसेंट, बट यहाँ चेंज हो गया। ओके, मूविंग अहेड टू द फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है, वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो है हमारा, जिसमें एक्रोन, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन और टेल सब सेगमेंट्स अपनी अपनी जगह पे फुली फंक्शनल प्रोटीन्स के साथ हैं। म्यूटेट कर दिया, यानी कि हमने जो किसको म्यूटेट किया, अब हमने नैनोज को जो है वो म्यूटेट कर दिया है, नो नैनोज इज देयर। तो क्या है, अगर नैनोज नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, एब्डोमेन बनेगा ही नहीं। एक्रोन बन गया, हेड बन गया, थॉरिक्स बन गया, टेल्सन बन गया, लेकिन एब्डोमेन जो है वो मिस हो जाएगा। फोर्थ केस। मूविंग अहेड टू द फिफ्थ केस। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ अगर हम देखें, अगेन वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो है। वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो में क्या है, एक्रोन, हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन सब एक अपने अलाइंड पोजीशन पे बने हुए हैं। सो इफ वी लुक एट हियर, हमने क्या कर दिया, हमने टॉर्सो को म्यूटेट कर दिया, टॉर्सो प्रोटीन को। तो टॉर्सो प्रोटीन यानी कि जो टर्मिनल्स में होने वाली प्रोटीन थी उसको म्यूटेट कर दिया है। तो टर्मिनल्स में अगर टॉर्सो म्यूटेट हो गया है, टर्मिनल में नो प्रोटीन इज देयर, कोई प्रोटीन नहीं है, तो क्या होगा, एक्सट्रीमिटीज बनेंगी नहीं, ना यहाँ पे टेल्सन बनेगा, ना यहाँ पे एक्रोन बनेगा। जबकि हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन ये अपने आप बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कॉर्डल है, नैनोज भी है। यहाँ पे दोनों में हंचबैक और बाइक्वाइड है, अपनी अपनी कॉन्सेंट्रेशन पे। तो हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन बनेगा, एक्सट्रीमिटीज नहीं बनेंगी। क्लियर? So I hope you have understood the anterior posterior axis formation in case of the Drosophila development. I have tried कि आपको ये जो है वो बहुत easy और simplest way में जो है वो समझ आ जाए कैसे ये maternal genes जो है वो अपने आप को express करती हैं, plus how they are responsible for the axis formation, यानी कि anterior और posterior axis कैसे बनती है, how they are formed, how they are contributing in the formation of extremities। हमने केसेस को भी डिस्कस कर लिया है। चलिए अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देयर आर फोर प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन दी ग्रेडियंट फॉर्म। हमें पता है ग्रेडियंट हम क्यों कह रहे हैं, एक साइड उसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो धीरे धीरे हाई से वो लो की तरफ जा रहा है, और यहाँ अगर इस प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो अगर उसको कंपेयर किया जाए फ्रॉम हेयर टू हेयर तो क्या है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से आते आते, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ग्रेडियंट की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो चार प्रोटीन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, बाइक्वाइड, हंचबैक, कॉर्डल और नैनोज, ये चारों प्रोटीन्स जो है वो क्या है, एक ग्रेडियंट्स की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है फ्रॉम हाई टू लो। एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ का ग्रेडियंट किसका है, मतलब एंटीरियर में ज्यादा, पोस्टीरियर में पहुंचते पहुंचते लो, वो है बाइक्वाइड।
हंचबैक भी बिल्कुल इसी को फॉलो करेगा, मतलब अगेन एंटीरियर टू पोस्टीरियर ग्रेडेंट। उल्टा होगा किसका, नैनोज और कॉर्डल का। नैनोज कहाँ, पोस्टीरियर में ज्यादा, इंटीरियर में आते आते कम नैनोज प्रोटीन। और सिमिलरली पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ आते आते कॉर्डल की प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाती है। ठीक है, सो अगर हम देखें बाइकॉइड, हंचबैक और कॉर्डल प्रोटीन्स जो है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो कि एक्टिवेट भी करते हैं और रिप्रेस भी कर रहे हैं पर्टिकुलर, मतलब हमने अभी देखा ना बाइकॉइड जो है वो नैनोज की एक्सप्रेशन को जो है वो इनिबिट करता है इंटीरियर साइड पे, नैनोज जो है वो बाइकॉइड के एक्सप्रेशन को इनिबिट करता है इन दी पोस्टीरियर साइड। सो दे आर आल्सो एक्टिंग एज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्लस दे आर आल्सो एक्टिंग एज एन मॉर्फोजेंस। ठीक है, means differentially localized distributed। so I hope आपको इंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्सेस फॉर्मेशन है वो आपको समझ आ गई होगी अच्छे से इन केस ऑफ ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। एंड अब हम आपको मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डॉर्सोवेंट्रल, या फिर हम उसकी जो है वो एक्सेस की फॉर्मेशन के साथ साथ उसकी डॉर्सल वेंट्रल प्लस सेगमेंटेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन केस ऑफ द ड्रोसोफिला, उसको डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टूडेंट्स, आई टेक योर लीव एंड आई होप आपको जो ये लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप आपको जो है वो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको वहां से वो मिलती रहेंगी। सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।